टेंशन नहीं। देखो LCR सीरीज सर्किट पढ़ना है हमारे को। व्हाट इज LCR सीरीज सर्किट? हम अकेला अकेला पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर लगाया था हमने, रजिस्टर लगाया था और इंडक्टर लगाया था। अभी तीनों को कंबाइन करेंगे एक ही साथ सीरीज में, तो उस सर्किट को क्या बोलते हैं? LCR सीरीज सर्किट। जहाँ रजिस्टर लगा हो, जिस सर्किट में रजिस्टर लगा हो और कैपेसिटर लगाओ, LCR। सीरीज में है ना तीनों, तो ये क्या बोला जाएगा? LCR सीरीज सर्किट। ठीक है। अब यहाँ पे सप्लाई दी हमने, EMF वेरिएबल है क्योंकि इसी EMF आपको पता है, तो यहाँ करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, वो करंट भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। आई नॉट तो क्या उसकी पीक वैल्यू है ना। लेकिन जिस भी टाइम इंस्टेंट पे आप करंट देखोगे, करंट सीरीज में क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर आपने पढ़ा हो तो जो कंपोनेंट आपके लगे हैं वो तीनों किस में है? सीरीज में। चाहे सीरीज में 3 रजिस्टर हो, 4 हो, चाहे कंपोनेंट्स हो, उनमें करंट क्या रहता है? सेम। एक में जितना चार्ज जा रहा है उतना ही चार्ज इसमें जाएगा, उतना ही चार्ज इसमें जाएगा। चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा रास्ते में और क्रिएट भी नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग तीनों में करंट क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। आगे समझ में? क्यों पढ़ना है हमें LCR सीरीज सर्किट? क्योंकि आप देखो अपने आसपास अपनी डेली लाइफ में जितने भी अपने पास अप्लायंसेज हैं, हमारे पास जितने भी बिजली के उपकरण हैं, वो सभी LCR सीरीज सर्किट। हर एक में क्या है? LCR है। क्योंकि हर एक में उसका कुछ रेजिस्टेंस भी है, उसका कुछ इंडक्टेंस भी है। इंडक्टर लगा होगा और कैपेसिटर भी लगा होगा। आपका फ़ैन आप देखो, इसमें तीनों चीज़ें हैं। समझ में रहे? क्या कैपेसिटर नहीं है फ़ैन में? है। क्या इंडक्टर नहीं है? है। इसकी कॉइल जो है वो एज ए इंडक्टर बिहेव करेगी। जो बंधाई वाली कॉपर वाइंडिंग है इसकी, उसका रेजिस्टेंस भी होगा कुछ। तो आप जितने भी सर्किट देखोगे अपने लाइफ में, आप टेलीविज़न, रेडियो, कोई भी ऐसा सर्किट आप देखोगे, वो क्या है? LCR सर्किट है वो। आ गया समझ में? इसलिए हमारे को पढ़ना है। अभी मैंने क्या बोला कि करंट जो है वो तीनों में सेम है। I, इसमें भी I और इसमें भी I। ठीक है। देखो करंट का अपोज करेगा ना, अपोजिशन टू करंट क्या है? रेजिस्टेंस। अरे करंट को जो अपोज करे तो रेजिस्टेंस अपोजिशन टू करंट, और I से मल्टीप्लाई कर दो अगर आप, I इंटू R, क्या होगी? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। मतलब रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? इतना। अपोजिशन टू करंट, इंडक्टर जो है वो अपोजिशन टू करंट कितना देता है? यानी कि इसका रेजिस्टेंस कितना माना हुआ है? XL, और इसको I से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। इसका अपोजिशन टू करंट कितना है? XC। I से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत ही आसान है। अब करंट क्या है? सभी में सेम। देखो करंट वेक्टर मैं थोड़ा अच्छे से बना दूँ। ये करंट वेक्टर है, करंट का मैग्नीट्यूड सभी में क्या है? सेम। अब यहाँ आप वोल्टेज देखोगे, वोल्टेज और रजिस्टर जो है ना, रजिस्टर में वोल्टेज और करंट जो है उसके बीच फेज डिफरेंस कितना होता है? बताइए, क्योंकि हमने तीनों को अलग अलग इसलिए तो पढ़ा था। वोल्टेज में और करंट में, रजिस्टर के में अंदर फेज डिफरेंस कितना होता है? रजिस्टर के लिए 0। ये करंट और ये है फेज डिफरेंस इनके बीच, ये वोल्टेज है VR। कितना फेज डिफरेंस होगा? 0। इंडक्टर के केस में बताइए कौन आगे होता है? वोल्टेज आगे होती है या करंट आगे होता है? कौन आगे होता है? याद है कुछ? इसमें वोल्टेज आगे होती है, याद हो तो आपको मैंने यही तो बताया था। कौन आगे है? वोल्टेज। कितने एंगल से? π/2 यानी कि 90। तो ये है करंट और ये है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है। फेज डिफरेंस π/2 से आगे है वोल्टेज। कैपेसिटर में क्या था? I आगे था और वोल्टेज क्या थी? पीछे। तो इसमें जो वोल्टेज है VC वो पीछे है। कितना पीछे है? 90 डिग्री, π/2। तो वोल्टेज अक्रॉस VC। आ रहे समझ में?
ये इसलिए करवाया था ताकि आपको समझ में आए, एक एक अलग अलग इसलिए करवाए थे, फेज डिफरेंसेस का पता चले आपको। ठीक, अब नेट वोल्टेज कितना होगा? नेट वोल्टेज वही होगा जो आपने लगा रखा है। कितना लगा रखा है? E इज टू नॉट साइन ओमेगा टी। तो यानी कि इन सभी का जो वोल्टेज का सम है वो नेट ईएमएफ मैक्सिमम ई नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये है वी आर, ये बना देता हूँ, इधर बनाता हूँ थोड़ा सा ताकि समझ में आएगा भाई। ये आपका है वी आर भाई, वोल्टेज एक्रॉस रजिस्टर। ये क्या है? ये बना रहा हूँ वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर। ये तीनों का सम करना है ना, वोल्टेज एक्रॉस कैपेसिटर वी सी। वी एल वी सी दिख रहा है आपको? नेट वोल्टेज निकालना चाहोगे, नेट के लिए क्या करो, जो दो वेक्टर हैं ये तो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इनका एडिशन हो जाएगा। एक ऐसे इस डायरेक्शन में, कैसे, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो ये इतना इसमें से माइनस हो गया, इतना बच गया। ठीक है, तो ये इतना कितना है? ये इतना वी एल माइनस वी सी। अभी तो इनका ही रिजल्टेंट है, तीनों का थोड़ी ना है, वी आर को भी तो ऐड करना है हमारे को वी एल माइनस वी सी में। तो क्या करो, रूल क्या है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा अगर डायगोनल आप ड्रॉ करते हो। पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या देगा आपको? रिजल्टेंट। यानी कि इसका और इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया ये, तो ये इन सभी का रिजल्टेंट है, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज है। कितना वोल्टेज है? मैक्सिमम ई नोड। बोला था मैंने मैक्सिमम कितना होगा? ई नोड के बराबर होगा। आया समझ में? अब ये देखो, ये वाला सेम है, ये वाला इतनी, तो यानी कि इस ट्रायंगल में वी एल माइनस क्या है, ये वी सी सेम तो है। तो ये वी एल माइनस क्या है, वी सी। ये जो फेज डिफरेंस है इनके बीच में, जो नेट ईएमएफ बना है और जो करंट है इस ट्रायंगल में, करंट तो आपका उसी डायरेक्शन में है, तीनों में करंट तो ऐसा ही है, करंट वेक्टर दिख रहा है। तो इसमें तीनों को जब ऐड किया तो नेट वोल्टेज जो था तीनों का सम और करंट के बीच फेज डिफरेंस π/2 नहीं रहा, अब कितना हो गया है, पाई। ठीक है, अगर आप देखो तो पहले फेज डिफरेंस कितना था, यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 90 अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ जो नेट सम आया तीनों का उसमें फेज डिफरेंस कितना है, 5। 5 बड़ा भी हो सकता है, 5 छोटा भी हो सकता है, 5 नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? आप देखो, अगर वी एल बड़ा हुआ, ज़रूरी नहीं कि वी एल बड़ा हो, छोटा भी हो सकता है वी एल, वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर, हो सकता है वी एल बड़ा हो वी सी छोटा हो सकता है वी सी बड़ा हो वी एल छोटा हो। तो उस टाइम पे फाई एंगल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं कि ये भी बोल रहा हूँ कि ये ही बड़ा हो, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, ये भी बड़ा हो सकता है। उस टाइम पे आपका रिजल्टेंट का एंगल किधर आएगा, -5। समझ गए? हाँ, अब करते हैं इसको डिवाइड, इस पूरी ट्रायंगल को आई से डिवाइड करते हैं, v/i और v/i। जब आप पूरी ट्रायंगल को आई से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, अपोजिशन टू करंट। यानी कि इनका रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा तो इनके बीच का जो एंगल है वो भी चेंज नहीं होगा। तो ये मिल गया आपको R v/i करने पर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, v/i क्या, रजिस्टर मिल गया, और VL माइनस VC क्या, तो ये हो गया XL माइनस XC। इसके नीचे आई से डिवाइड किया, इसके नीचे भी, तो क्या हो गया, अपोजिशन टू द करंट, अपोजिशन टू द करंट XC। अब ये क्या होगा, फाई एंगल तो वही रहेगा मैंने बोला, तो ये होगा नेट अपोजिशन टू द करंट। और ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, नेट अपोजिशन टू द करंट कितना हुआ, Z। आगे समझ में कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज Z हियर, टोटल अपोजिशन टू द करंट, Z इज टोटल अपोजिशन टू द करंट। जब तीन कंपोनेंट लगे हों, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टर वॉल्यूम है और कैपेसिटर, तीन चीज़ें जब सर्किट में हो सीरीज में, तो टोटल अपोजिशन टू द करंट क्या है, Z। और Z का नाम हमने क्या रखा, इम्पीडेंस।
आगे समझ में, जैसे पहले इसका नाम क्या रखा था, एक्सएल और एक्ससी, याद है आपको। एक्सएल क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्ससी क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वैसे इसका नाम बदल के रख दिया हमने थोड़ा सा, इम्पीडेंस। टोटल अपोजिशन टू द करंट जेड कॉल्ड इम्पीडेंस, और दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल। आगे समझ में, कौन सी ट्रायंगल है, इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, अब जेड की कंडीशन जो है वो मिनिमम कब होगी बताइए। जेड मिनिमम होने का मतलब इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाए, आर के इक्वल। देखो आप, जेड मिनिमम होने का मतलब कब मिनिमम होगा, जब ये वाली टर्म क्या हो जाए, जीरो। अभी क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस में कुछ ऐड हो रहा है। अब देखो ये जीरो से नीचे तो हो नहीं सकता, जीरो से नीचे हुआ भी -1 या 2, तो फिर उसका स्क्वायर उसको प्लस बना देगा, स्क्वायर है ना। तो मतलब जीरो से नीचे अगर चला भी गया माइनस में वैल्यू तो स्क्वायर है, फिर वो क्या बना देगी, प्लस, यानी कि रेजिस्टेंस में कुछ ऐड हो रहा है। तो इस कंडीशन पे एक्सएल और एक्ससी अगर इक्वल हैं, एक्सएल और एक्ससी अगर इक्वल हैं तो जेड क्या करेगा, अपनी मिनिमम वैल्यू से अपोज करेगा। बहुत काम की चीज़, जेड विल बी मिनिमम इफ एक्सएल माइनस एक्ससी बिकम्स जीरो। एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। मैंने बोला एक्सएल किसके इक्वल हो जाए, एक्ससी के इक्वल हो जाए। ऐसा कब पॉसिबल है, एक्सएल का फॉर्मूला आपको पता है एल ओमेगा, एक्ससी क्या होता है 1/c ओमेगा। तो एल देखो, एल तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/, एल नीचे चला जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ऊपर ले आओ, ओमेगा स्क्वायर ऊपर ले आओ, एल सी नीचे चला गया। आगे समझ में, ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। कुछ गलत तो नहीं लिखा, आ रहे समझ में। ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1/√LC, और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/μ 1/√LC, और 2π नीचे पलट के ले जा सकते हो आप, 2π। तो जब आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 1/2π√LC, या आपका ओमेगा किसके इक्वल हो, 1/√LC। कहाँ होता है ओमेगा, ओमेगा कहाँ होता है बताइए। ओमेगा होता है जो आपका जनरेटर है वो जिस वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम रहा है दैट इज ओमेगा। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है जनरेटर की वो इस सर्किट की LC के √LC की वैल्यू के इक्वल हो जाए, या ये फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल हो जाए। इसका मतलब क्या है, जब बाहर से आने वाली फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, √LC 1/√LC इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट, और ये क्या बोली जाती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। याद रख लेना, काम की बात है, 2 मिनट में ही। इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, जितने भी, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। आगे समझ में। वैसे ही अगर एक सर्किट बना दिया आपने, इंडक्टर सर्किट है, कैपेसिटर भी लगाया, रेजिस्टेंस भी उसका कुछ, उस टाइम पे उसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट होगी। जितना आप लपेटोगे, जितनी बार ट्रांस को, कैपेसिटर की जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस सर्किट की। तो उस सर्किट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल जब आपके एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाए ओमेगा या फिर फ्रीक्वेंसी, तो उस टाइम पे जेड अपनी मिनिमम वैल्यू से क्या करेगा, अपोज करेगा। समझ में, जेड अपनी मिनिमम वैल्यू से अपोज करेगा। अगर ऐसा हुआ तो उल्टा चलो, अगर ऐसा हुआ तो जेड अपनी मिनिमम वैल्यू से अपोज करेगा, यानी कि जेड की वैल्यू सीधे सीधे कितनी होगी बेटा, इस टाइम पे जेड इज इक्वल्स टू आर, जितना उसका रेजिस्टेंस है, जेड इज इक्वल्स टू आर, क्योंकि ये जीरो हो गया, आर स्क्वायर रूट कैंसिल, जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर। इम्पीडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, जितना उस सर्किट का रेजिस्टेंस है। आप सोचो इस चीज़ को, अगर ऐसा हुआ इम्पीडेंस घट गया है
इम्पीडेंस घट गया है तो क्या बढ़ जाएगा सर्किट में? करंट। क्योंकि फॉर्मूला देखो आप इम्पीडेंस का, I इज इक्वल्स टू वी बाई आर, दिस इज द फॉर्मूला। इस टाइम पे रेजिस्टेंस क्या है? इम्पीडेंस। अगर ये घट गया तो क्या बढ़ जाएगा सर्किट में? करंट बढ़ जाएगा। आ गया समझ में? तो एक चीज़ याद रखना, इन द कंडीशन ऑफ अगर बाहर का ओमेगा इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, उस टाइम पे सर्किट में करंट क्या होगा? करंट विल बी मैक्सिमम। इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, इन दिस कंडीशन करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। ये बात याद रख लेना, करंट क्या होगा? मैक्सिमम। और जब करंट मैक्सिमम होगा तो उस कंडीशन को पता है क्या बोलते हैं? करंट मैक्सिमम होगा उस कंडीशन का नाम क्या है? रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस या ट्यूनिंग, रेजोनेंस या फिर ट्यूनिंग, ट्यूनिंग बोलो या रेजोनेंस बोलो, आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर मेरी और आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए ना तो आपके सबसे ज़्यादा समझ में आएगा। आपके इस सर्किट में करंट सबसे ज़्यादा होगी, समझ में आ गया? करंट सबसे ज़्यादा, दिमाग तेज़ काम करेगा, बातें समझ में आएंगी। तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? दो फ्रीक्वेंसीज़ का मेल खाना। आ गया समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका टीवी कैसे काम करता है? आप रेडियो देखो, रेडियो सेट करते हो स्टेशन से एक बटन को घुमा करके, आप क्या कर रहे हो पता है? आप रेजोनेंस कर रहे हो। रेजोनेंस कर रहे हो तो क्या होगा? सर्किट में करंट मैक्सिमम और इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? मिनिमम। समझ में ये चीज़? तो नेक्स्ट कल इससे आगे पढ़ेंगे हम रेजोनेंस का एक्चुअल मीनिंग। ठीक है।